Welcome to Smart Nursing Lectures, your trusted source. The topic we are discussing today is simple yet common from exam point of view, that is trends in pediatric nursing. ये टॉपिक जो है तुम्हें एज अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन में आ सकता है या फिर लॉन्ग आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन में एज अ पार्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है. So before diving into the topic, let's discuss the key terms that are used in it. सो पहला की टर्म तुम लोग को क्या देखने को मिल रहा है ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग में. ट्रेंड्स. ओके. सो ट्रेंड्स क्या है? एक जनरल डायरेक्शन. हम लोग ट्रेंड्स को एक जनरल डायरेक्शन बोल सकते हैं जिसमें कोई चीज़ डेवलप कर रही हो खुद को या फिर चेंज हो रही हो. ठीक है. तो ट्रेंड्स जो है ये एक पैटर्न ऑफ चेंज है. ठीक है. पैटर्न ऑफ चेंज हम लोग बोल सकते हैं जिसमें कोई एक फील्ड खुद को डेवलप कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल जब तुम लोग दोस्तों के बीच बैठे होते हो तुम लोग क्या बोलते हो? ये रील बड़ा ट्रेंड में चल रहा है या फिर ये फैशन जो है बड़ा ट्रेंड में है. मतलब क्या? ट्रेंड मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब कोई एक चीज़, मतलब फैशन की अगर हम लोग बात करें, फैशन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक पैटर्न ऑफ चेंज देखने को मिल रहा है. तो वो पैटर्न ऑफ चेंज हो सकता है लाइक आजकल फ्लेयर जीन्स बहुत ज़्यादा कॉमन में है. तो ये फ्लेयर जीन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस टाइप का पैटर्न आया है फैशन इंडस्ट्री में. वैसे ही पीडियाट्रिक नर्सिंग में, यहाँ पे हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात कर रहे हैं ना, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या पैटर्न ऑफ चेंजेस देखने को मिला है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग को एक जनरल या फिर एक डायरेक्शन दे रहा हो. ठीक है. एक नया डायरेक्शन दे रहा हो. सो ट्रेडिशनल से मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके आ रहा हो. ठीक है. समझ में आया ट्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट टर्म, की टर्म दैट इज यूज्ड इज पीडियाट्रिक. पीडियाट्रिक यूज़ किया गया है ना, पीडियाट्रिक नर्सिंग. राइट. तो पीडियाट्रिक नर्सिंग का तुम लोग को डेफिनेशन पता है? क्या होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का डेफिनेशन? सो पीडियाट्रिक नर्सिंग का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, सबसे पहले तो हम लोग इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग देख लेते हैं. ठीक है. इटिमोलॉजिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है? चीज़ों को तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग समझना. मेडिसिन में अब तक तुम लोग को फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आए हो तो तुम लोग को पता होगा हम लोग हर एक वर्ड, मतलब हम लोग नर्सिंग में हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग जानते हैं. जो ये वर्ड को तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग जानना होता है उसी को हम लोग इटिमोलॉजिकल मीनिंग बोलते हैं ना. अगर हम लोग पीडियाट्रिक को ब्रेक डाउन करें तो इसको हम लोग कर सकते हैं पेड एंड आयाट्रिक में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो ये दोनों वर्ड्स जो है हम लोग को ग्रीक वर्ड से मिला, दैट इज़ पेडा, जो इसका मतलब है चाइल्ड एंड हम लोग को दूसरा मिला आयाट्रिक. ठीक है. आयाट्रिक टर्म का ग्रीक में मीनिंग होता है हीलर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कि एक पर्सन जो कि हील करे, या फिर मेडिकल प्रैक्टिस. इसका मतलब होता है मेडिकल प्रैक्टिस. तो सिंपल से भाषा में अगर पीडियाट्रिक नर्सिंग को तुम लोग को डिफाइन करना है तो पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? पीडियाट्रिक नर्सिंग एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो कि डील करता है केयर ऑफ चिल्ड्रेन. ठीक है. फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंट, या फिर बोल सकते हैं हम लोग 0 से 18 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को जब हम लोग केयर दें, और कैसा केयर देंगे हम लोग का जो अप्रोच होगा वो हॉलिस्टिक होगा, प्लस कॉम्प्रहेंसिव केयर देंगे हम लोग बच्चे को. ठीक है. कॉम्प्रहेंसिव केयर देंगे इन हेल्थ एंड इलनेस. मतलब pediatric nursing is a branch of medical science that deals with the care of children from conception to adolescent in health and illness. ठीक है. समझ में आया तुम लोग को डेफिनेशन? Now we will discuss the trends that has been seen to be emerging in pediatric nursing over a time period. मतलब क्या क्या ट्रेंड्स हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो जो सबसे पहला ट्रेंड है दैट इज़ शिफ्ट इन द कंसेप्ट. ठीक है. जो पहला ट्रेंड हम लोग को पीडियाट्रिक नर्सिंग में देखने को मिला है, इट इज़ शिफ्ट इन द कंसेप्ट. मतलब पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो कंसेप्ट है वो चेंज हुआ है. कैसे चेंज हुआ है? हम लोग का पहले का जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था ना पीडियाट्रिक नर्सिंग का, ट्रेडिशनल जो मेथड था या फिर ट्रेडिशनल कंसेप्ट था, पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या था हम लोग का? वो डिजीज़ सेंटर्ड था. ठीक है. डिजीज़ सेंटर्ड
कंसेप्ट था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अप्रोच था। लेकिन अभी हम लोग के पीडियाट्रिक में जो कंसेप्ट हुआ है वो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स जो बोलते हैं ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड। अब ये डिजीज़ सेंटर्ड क्या है और ये चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो डिजीज़ सेंटर्ड मतलब बच्चा जब बीमार हो, मतलब क्यूरेटिव केयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज़ सेंटर्ड बोलते हैं। डिजीज़ सेंटर्ड मतलब बच्चा जब बीमार होगा तभी हम लोग केयर देंगे, उसके अलावा नॉर्मल टाइम में हम लोग कोई केयर नहीं देंगे। बट बच्चा अगर बीमारी के साथ आया तो उसको हम लोग क्यूरेटिव केयर देंगे, ये हम लोग का ट्रेडिशनल कंसेप्ट था। बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, वी विल प्रोवाइड द केयर टू द चाइल्ड इन हेल्थ एंड वेलनेस, राइट। मैंने जब डेफिनेशन में बोला था फर्स्ट, जब मैं पीडियाट्रिक नर्सिंग समझा रही थी, तुम लोग को डेफिनेशन में क्या बोला था मैंने, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स इन हेल्थ एंड इलनेस। मतलब बच्चे को हम लोग सिर्फ इलनेस में नहीं, बच्चा जब ठीक होगा मतलब वेलनेस में भी हम लोग उसको केयर देंगे और इलनेस में भी केयर देंगे, ठीक है। तो इस केयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलिस्टिक। मैंने जो बोला था ना, हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच देते हैं, इसको हम लोग हॉलिस्टिक केयर देते हैं, मतलब टोटल केयर। एंड हम लोग कॉम्प्रहेंसिव केयर देते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग बच्चे को कॉम्प्रहेंसिव केयर देते हैं। अब ये कॉम्प्रहेंसिव केयर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो कॉम्प्रहेंसिव केयर की बात करूँ अगर मैं, कॉम्प्रहेंसिव केयर जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे मैंने बोला था ट्रेडिशनल में क्यूरेटिव केयर देते हैं, कॉम्प्रहेंसिव में सिर्फ क्यूरेटिव नहीं, कॉम्प्रहेंसिव में हम लोग बच्चे को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर देंगे, ठीक है। मतलब बच्चे को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चारों चीज़ को हम लोग कॉम्प्रहेंसिव केयर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। इस तो ट्रेडिशनल वे में क्या था, सिर्फ ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट था उसमें वो क्या था, वो सिर्फ डिजीज़ सेंटर्ड था ना। तो डिजीज़ सेंटर्ड में क्या था, सिर्फ क्यूरेटिव केयर आता था। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज देंगे। और किस में देंगे, हेल्थ एंड इलनेस दोनों में। अब जब बच्चा हेल्दी है तो बच्चे में हम लोग डिजीज़ को होने ही नहीं देंगे, डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे। थ्रू व्हाट, प्रिवेंट करेंगे थ्रू इम्यूनाइजेशन, बच्चे को इम्यूनाइजेशन देंगे हम लोग। प्रमोट करेंगे हेल्थ को, कैसे हम लोग बच्चे में हेल्थ को कैसे प्रमोट करते हैं, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। एंड न्यूट्रिशन देते हैं हम लोग प्रॉपर बच्चे को, है कि नहीं। अब फिर भी बच्चे में बीमारी देखने को मिल जाए, जिसको उस टाइम पे हम लोग क्या देंगे, क्यूरेटिव केयर देंगे, मतलब डिजीज़ को ट्रीट करेंगे हम लोग। एंड रिहैबिलिटेटिव कब होगा, क्योर करने के बाद भी। पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे अर्ली डायग्नोसिस हो एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ले हम लोग, ताकि बच्चा का अर्ली रिकवरी हो एंड मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस हो। फिर भी बच्चे में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अगर डेवलप हो जाता है तो हम लोग बच्चे को रिहैबिलिटेटिव केयर भी देंगे। इसी को हम लोग ने बोला मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग ट्रेडिशनल से मॉडर्न कंसेप्ट में आया, जहाँ पे हम लोग बच्चे को हेल्थ एंड इलनेस दोनों में ही केयर देते हैं। और क्या देते हैं, हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रहेंसिव केयर देते हैं, दैट इज़ कंटिन्यूस, मतलब थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। बच्चा जीरो मतलब जब जन्मा माँ के पेट से, जीरो में मतलब क्या, माँ के पेट से कंसेप्शन से लेके 18 साल तक हम लोग बच्चा, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो बीमार हो, उसको हम लोग केयर देंगे। दैट इज़ द शिफ्ट इन कंसेप्ट दैट हैज़ बीन इमर्जिंग इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो कि ओवर ए टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट ट्रेंड हम लोग को क्या देखने को मिला, इट हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट मेडिकल स्पेशलिटी। मतलब देखो, जो ये पीडियाट्रिक नर्सिंग जो तुम लोग बोलते हो ना, पीडियाट्रिक जो टर्म है, ये पहले एक मेडिकल स्पेशलिटी नहीं था। पहले बच्चे को एडल्ट को जैसे हम लोग ट्रीट करते थे वैसे ही सेम उनको ट्रीटमेंट करते थे, उनको अलग से हम लोग
ट्रीट नहीं करते थे। एडल्ट को जैसे हम लोग बीमार हुआ है या तो घर में ही ट्रीटमेंट देते थे या फिर फोक मेडिसिन के थ्रू हम लोग बच्चे को ट्रीट करते थे। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 19th सेंचुरी तक ऐसा ही चला, ठीक है, 19th सेंचुरी तक ऐसा ही चला। बट 19th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे बहुत सारे रीजंस हम लोग को देखने को मिले जिसके वजह से हम लोग को पीडियाट्रिक को मेडिकल स्पेशलिटी में डेवलप करना पड़ा। क्या क्या रीजंस थे, अब देखो, बच्चे जो होते हैं उनका हेल्थ प्रॉब्लम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, ठीक है। बच्चों का जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है वो एडल्ट से अलग होता है, उनका रीजंस अलग होता है, कॉजिटिव एजेंट्स मतलब पॉजिटिव एजेंट्स अलग होंगे, उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है, ड्रग डोज भी अलग होता है। तो इसलिए हम लोग को एक पहला रीज़न था कि उनका जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। नेक्स्ट, उनका जो बच्चे जो होते हैं वो रिस्पॉन्स भी अलग तरीके से करते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना टूवर्ड्स द डिजीज़ वो भी अलग होता है। अगर तुम लोग को पता है तो तुम लोग ने हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ सिक चाइल्ड पढ़ा होगा। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बच्चे और बच्चों के फैमिली मेम्बर्स कैसे रिएक्ट करते हैं टू देयर हॉस्पिटलाइजेशन और टू देयर सिकनेस। तो उनमें सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलता है, प्रोटेस्ट, डेस्पेयर, डिटैचमेंट, देन लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल, ये सब रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। एंड बच्चे क्या होते हैं, वो लोग वो बीमार है खुद को बता नहीं पाते। हम लोग एडल्ट हैं, मुझे पेन हुआ है मैंने बोल दिया, बट बच्चा कैसा फील कर रहा है या फिर उसको क्या महसूस हो रहा है जब वो बीमार है वो बता नहीं पाता है। तो उनका रेस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू एडल्ट्स। ये एक अनदर रीज़न था। फिर बच्चे आते भी तो वल्नरेबल ग्रुप में हैं, है कि नहीं, बच्चे वल्नरेबल होते हैं, दे आर एट हाई रिस्क। बहुत सी बीमारियों के लिए वो लोग हाई रिस्क में होते हैं कंपेयर टू एडल्ट्स, है कि नहीं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम लोअर होता है कंपेयर टू द एडल्ट्स। एंड इन्हीं सभी रीज़न के वजह से हम लोग ने क्या क्या पीडियाट्रिक नर्सिंग को या फिर पीडियाट्रिक मेडिसिन को एक अलग मेडिकल स्पेशलिटी दे दिया। इसलिए आजकल तुम लोग को पीडियाट्रिक मेडिसिन वार्ड देखने को मिलता है, पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड देखने को मिलता है, नीकू है, पीकू है, इसके अलावा सुपर स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलता है। हम लोग को नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब देखने को मिलते हैं पीडियाट्रिक में ना। तो ये एक अलग से मल्टी स्पेशलिटी या फिर मेडिकल स्पेशलिटी बन के या फिर उभर के आया है इन रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है फैमिली सेंटर्ड केयर। तो मैंने पहले क्या बोला था तुम लोग को अगर याद होगा, मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड केयर देते हैं ना, चाइल्ड सेंटर्ड केयर देते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड केयर नहीं, हम लोग फैमिली सेंटर्ड केयर भी देते हैं। क्यों? बच्चा जब बीमार पड़ता है सिर्फ बच्चे की देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चा सिर्फ अकेले सफ़र नहीं करता। जब बच्चा बीमार पड़ता है उसके फैमिली भी सब सफ़र करती है साथ ही साथ, स्पेशली पेरेंट्स। उनको कंसोलिंग, काउंसलिंग सब की ज़रूरत पड़ती है, उनको हेल्थ एजुकेशन देना पड़ता है, प्रॉपर काउंसलिंग मतलब डिज़ीज़ क्या हुआ है, डिज़ीज़ के बारे में बताना, डिज़ीज़ में क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। बच्चा है, उनका खुद का बच्चा है ना, तो एक तो बच्चा अपने प्रॉब्लम्स को बता नहीं पा रहा है, प्लस पेरेंट्स काफ़ी हेल्पलेस हो जाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, कैसे वो अपने बच्चे को ठीक करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं बच्चे के सफरिंग। जब उनका बच्चा सफ़र कर रहा होता है तो उनको लगता है कि ये उनकी वजह से हुआ है, उन्होंने अच्छे से देखभाल नहीं किया इसलिए बच्चा आज सफ़र कर रहा है। तो उस टाइम पे वो लोग काफ़ी हेल्पलेस हो जाते हैं और उनको प्रॉपर फैमिली काउंसलिंग एंड सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग को फैमिली सेंटर्ड केयर देना चाहिए पीडियाट्रिक नर्सिंग में। क्योंकि ये बात ध्यान रखो, जब बच्चे को बीमार होता है तो बच्चा अकेला सफ़र नहीं करता है, बट उसके साथ ही साथ पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, जिसके वजह से हम लोग को फैमिली सेंटर्ड केयर देना पड़ता है। अब ये फैमिली सेंटर्ड केयर जो है वो इट इज़ बेस्ड ऑन टू बेसिक कंसेप्ट, दो बेसिक कंसेप्ट पे बना है। एक है हम लोग एनेबल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट इज़ मतलब पहला चीज़ है हम लोग एनेबल करेंगे, दूसरा चीज़ है हम लोग एम्पावर करेंगे। अब तुम लोग पूछोगे क्या एनेबल करना है क्या एम्पावर करना है, राइट। तो एनेबल क्या करोगे तुम लोग, एनेबल करोगे किसको, हम लोग फैमिली मेम्बर्स को एनेबल करेंगे, ठीक है। क्या करने में एनेबल करेंगे, एनेबल मतलब क्या, फैमिली मेम्बर्स को रेडी करना या फिर उन लोग को सिखाना। एनेबल मतलब कुछ चीज़ करना, राइट। तो फैमिली मेम्बर्स को अपने बच्चे के नीड्स को कैसे मीट करना है उसको सिखाएंगे हम लोग अच्छे से, उनको एनेबल करेंगे कि वो अपने बच्चे के नीड्स को आइडेंटिफाई करें एंड उसको फुलफ़िल करें। तो ये कैसे होगा, उनको हम लोग जब बच्चा
हॉस्पिटल स्टे में होगा ना, मतलब जब बच्चा इन पेशेंट हिसाब से आएगा हॉस्पिटल में, तो हम लोग फैमिली मेम्बर्स को अलाउ करेंगे टू असिस्ट देयर बेबी इन मैक्सिमम ऑफ द एक्टिविटीज़। जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होता है जिसको हम लोग डाल बोलते हैं, एटलीस्ट उसमें तो हम लोग उनको इन्वॉल्व करवाते हैं। प्लस हम लोग जो भी डिजीज़ कंडीशंस है उसमें जो भी हम लोग को मेजर डिजीज़ कंडीशन को लेके जो भी मेजर डिसीजंस हम लोग को लेना होगा ना, उसमें भी हम लोग उनको इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करे। ऐसे हम लोग फैमिली मेम्बर्स को एनेबल कर रहे हैं। नाउ एम्पावर किसे करेंगे? एम्पावर मतलब क्या? पावर करना, मतलब एक चीज़ को पावर देना। तो वी विल एम्पावर व्हाट? द कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ प्रोवाइडर एंड द फैमिली मेम्बर्स। मतलब जो हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है एंड फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन हो उसको इंश्योर करना है। देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिकेशन बैरियर्स। अगर कोई भी बैरियर्स है तो उसको हमें एलिमिनेट करना होगा। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट्स में है, एक तो एनेबल, एक एम्पावर, एंड इसी से मिलके हम लोग फैमिली सेंटर्ड केयर देते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है ए ट्रोमेटिक केयर। मतलब बच्चे को कम से कम ट्रॉमा देना या फिर एलिमिनेट ही कर देना। किसी भी टाइप के फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म को हम लोग जब एलिमिनेट करेंगे, या फिर पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करें, किसी भी टाइप का साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल पेन बच्चे को ना होने दे, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी नहीं। तो उससे हम लोग बोलते हैं ए ट्रोमेटिक केयर। तो इसको हम लोग इंश्योर कैसे करेंगे? हम लोग इंश्योर करेंगे बाय प्रिवेंटिंग मिनिमम सेपरेशन एंजाइटी है। बच्चों में एक सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलता है, तुम लोग को पता है ना। जब बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है एज अ इन पेशेंट, वो जब हॉस्पिटलाइज होता है तो बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी होता है। किसको लेके? अपने पेरेंट्स से। जब वो सेपरेट हो जाता है तो उसमें सेपरेशन एंजाइटी डेवलप होता है, और इस सेपरेशन एंजाइटी को हम लोग को या तो मिनिमाइज करना है या फिर एलिमिनेट करना है। एंड उसको कैसे इंश्योर करोगे तुम लोग? बाय मेकिंग व्हाट? विजिटिंग आवर्स जो होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल कर देंगे बच्चों के। उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल विजिटिंग आवर्स रखते हैं। मतलब बच्चा जब चाहे अपने पेरेंट्स से मिल सकता है या फिर पेरेंट्स जब चाहे अपने बच्चे से मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे? वी विल प्रमोट सेंस ऑफ कंट्रोल। अब सेंस ऑफ कंट्रोल, एक लॉस, बच्चा जो है लॉस ऑफ सेंस ऑफ कंट्रोल फील करता है। वो फील करता है जब वो हॉस्पिटलाइज होता है, वो सोचता है मुझे पनिशमेंट दिया गया है। कैसे? क्योंकि अब उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और टाइम फिक्स कर रहा है, कब खाना है, कब पीना है, क्या खाना है। तो बच्चा जो होता है वो फील करता है कि उसका सेंस ऑफ कंट्रोल लॉस हो रहा है। वही साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स भी सेम चीज़ फील करते हैं कि उनका जो कंट्रोल है उनके बच्चे पे वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। पहले वो घर में केयर देते थे, अब वो लोग केयर नहीं दे पा रहे, कोई और उनके बच्चे को केयर दे रहा है, कोई और उनके बच्चे का देखभाल कर रहा है ना। तो इस सेंस ऑफ कंट्रोल को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग बोथ फैमिली मेम्बर्स और बच्चे को क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है वो लोग साथ में करें। फैमिली मेम्बर्स को आने देंगे, आप अपने बच्चे को नहलाइए, आप अपने बच्चे को खिलाइए। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको इन्वॉल्व करें बच्चे के डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से ना। प्लस हम लोग जो भी डिसीजंस होगा माँ बाप के साथ लेंगे रिलेटेड टू द डिजीज़ प्रोसेस। क्या ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है, सभी चीज़ में हम लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। थ्रू दिस वी आर ensuring दैट वी आर प्रमोटिंग द सेंस ऑफ कंट्रोल। ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ वे विल रिड्यूस बॉडली इंजरी जितना पॉसिबल हो सके। इसलिए बच्चों में जो रिस्ट्रेनिंग होता है वो अलाउड नहीं है, हम लोग बच्चे को रिस्ट्रेन नहीं करते। ठीक है। एंड हम लोग जो भी बेड रेलिंग्स है उसको प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह या फिर बेड से गिर सकता है बच्चा, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बेड रेलिंग्स को प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं वो सब चेक करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग, तुम लोग ने देखा होगा बच्चे का जो वार्ड्स होता है वो कंपेयर टू एडल्ट वार्ड्स काफ़ी कलरफुल होता है। हम लोग बच्चे को जितना पॉसिबल हो सके हाउस टाइप फीलिंग देंगे। इसलिए हम लोग बच्चे को फील नहीं होने देंगे कि बच्चा हॉस्पिटल में है। तो हम लोग जो ग्रीन कलर के हम लोग जो पर्दे यूज़ करते हैं या फिर ग्रीन कलर के बेडशीट्स जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कलरफुल कर्टेन के साथ। हम लोग कलरफुल कर्टेन्स लगाते हैं, कलरफुल बेडशीट्स लगाते हैं। साथ ही साथ वार्ड्स में तुम लोग ने एक एक्स्ट्रा से प्ले रूम देखा होगा जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं। तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग
आजकल ट्रेंड में आ रहा है टू एंश्योर ए ट्रोमेटिक केयर इन पीडियाट्रिक. ओके. नेक्स्ट इज कॉस्ट कंटेनमेंट. नेक्स्ट जो ट्रेंड देखने को मिलता है ये कॉस्ट कंटेनमेंट है. मतलब हम लोग को कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना है. अब कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे होगे? सी, हॉस्पिटलाइजेशन खुद में ही काफ़ी ज़्यादा महंगा एक प्रोसेस है. इट इज़ वेरी ये बहुत महंगा है कि नहीं? तो अब हॉस्पिटल में कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कॉस्ट कंटेनमेंट बनना है, कॉस्ट को हम लोग को कट करना है. कॉस्ट कट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कर सकते हैं कि हॉस्पिटल स्टे को हम लोग कमा दें. जो अभी हॉस्पिटल स्टे है उसको मिनिमाइज़ कर दे, राइट? तो मिनिमाइज़ कैसे करोगे अब तुम लोग? तो तुम लोग क्या करोगे? जितना पॉसिबल हो अर्ली डायग्नोसिस हो बच्चे का. अर्ली डायग्नोसिस होगा तो हम लोग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ले सकेंगे, और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होगा तो बच्चा जल्दी डिस्चार्ज होगा, और जल्दी डिस्चार्ज होगा प्लस बच्चे में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम देखने को मिलेगा. तो ऑटोमेटिकली ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन जाएगा. ठीक है, समझ में आया? देन नेक्स्ट जो है हम लोग को क्या देखने को मिलता है ट्रेंड? दैट इज़ हाई टेक्नोलॉजी इन केयर. आजकल टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट आ रहा है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन में आ गया है. तो केयर में भी काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है? इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस. हम लोग को हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें अगर यूज़ करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हाई टेक हम लोग मशीन्स लेंगे तो लेबोरेटरी जो भी लैब का जो भी डायग्नोसिस है वो फास्ट होगा. लैब डायग्नोस्टिक फास्ट होगा तो हम लोग का प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगा ये. प्लस इसके साथ ही साथ हम लोग सिमुलेटर्स वगैरह से क्या कर सकते हैं? नर्स और डॉक्टर्स, हम लोग के जो भी फिजिशियंस हैं, नर्सेस हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके प्रैक्टिसेस को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. सिमुलेटर्स, आजकल सिमुलेटर रिलेटेड लर्निंग्स आ रहा है ना, सिमुलेटर बेस्ड लर्निंग्स. तो ये सब हाई टेक की वजह से ही है कि हम लोग कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ट्रेंड इज़ प्राइमरी नर्सिंग. ना प्राइमरी नर्सिंग जो है, क्या होता है प्राइमरी नर्सिंग का मतलब? प्राइमरी नर्सिंग का एक्चुअली मीनिंग है एक नर्स को डेलीगेट कर देना एक पेशेंट के लिए फॉर हिज एंटायर हॉस्पिटल स्टे. ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है? जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है तब तक उसको एक नर्स ही 24 आवर्स 24/7 हम लोग बोल सकते हैं, वही उसको केयर देगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंटेबल होगी अपने पेशेंट के लिए. ठीक है. एंड दूसरा, ये दोनों सेम है, एक साथ समझा देती हूँ मैं. दूसरा जो है, सॉरी, केस मैनेजमेंट. यस, केस मैनेजमेंट. प्राइमरी नर्सिंग एंड केस मैनेजमेंट. प्राइमरी नर्सिंग में मैंने क्या बोला था? प्राइमरी नर्सिंग में मैंने बोला था कि एक नर्स जो है एक पेशेंट को डेलीगेट कर दिया जाता है, वो उसके एंटायर हॉस्पिटल स्टे में उसको केयर प्रोवाइड करेगी. एंड केस मैनेजमेंट जो है इट विल एंश्योर व्हाट? टोटालिटी ऑफ केयर. टोटालिटी ऑफ केयर मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना, हॉलिस्टिक अप्रोच. स्टार्टिंग से जो तुम लोग को बोल रही हूँ हॉलिस्टिक अप्रोच, जो मतलब कॉम्प्रहेंसिव केयर, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव केयर जो है ना, मतलब कि जिसमें हम लोग सब केयर देते हैं, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, वो सभी हॉलिस्टिक केयर एक कंटिन्यूस मैनर में एक नर्स को एंश्योर करना पड़ता है. तो ये दोनों करने से क्या होगा? सी, मैं तुम लोग को बोलती हूँ. जो प्राइमरी नर्सिंग का मैंने बात किया था, अब तुम लोग बोलो कि एक ही नर्स एक पेशेंट के साथ रहेगी तो क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है, यहाँ पे हम लोग का जो पेशेंट है वो बच्चा है. अब बच्चे का तो ट्रस्ट गेन करने में वैसे ही प्रॉब्लम होता है, राइट? बच्चा इजीली ट्रस्ट गेन नहीं करता है. बच्चे का ट्रस्ट गेन करना है. पहले दिन तुमने एक नर्स दिया, नर्स की बच्चे से बात किया, हो सकता है पहले दिन वो ऑलरेडी सेपरेशन एंजाइटी में है, उसके साथ ही साथ तुम उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी भी दे रहे हो. ऑलरेडी पेरेंट्स से दूर हो गया है, प्लस कोई स्ट्रेंजर आके अब उससे बात कर रहा है, तो बच्चा एंशियस हो जाएगा ना. तो उस टाइम पे हो सकता है बच्चा कोलैबोरेट ना करे, नर्स के साथ अच्छे से बात ना करे, या फिर उससे अच्छे से रेस्पॉन्स ना दे, या फिर उसकी बातों को ना माने, या फिर वो इग्नोर करे नर्स को, या फिर उसकी जो भी वो खाने को दे रही है या फिर जो भी मेडिसिन दे रही है उसके साथ कंप्लायंस ना करे. तो अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रीटमेंट डिले होगा. लेकिन वही नर्स अगर सेकेंड डे जाती है, थर्ड डे जाती है, धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा? ट्रस्ट गेन करेगा, एंड धीरे धीरे उसके साथ फ्रेंडली होता. अगर नर्स फ्रेंडली हो गई तो बच्चा उसकी बात मानने लगेगा, एंड वो ट्रीटमेंट में भी अब क्या करेगा? फुल अपना सपोर्ट देगा. तो इसीलिए हम लोग प्राइमरी नर्सिंग को पीडियाट्रिक नर्सिंग में अब ला रहे हैं, ताकि बच्चे का ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलता रहे. एंड केस मैनेजमेंट टोटालिटी ऑफ केयर को एंश्योर करता रहेगा. अब वहीं अगर मैं
जैसे कि एक नर्स ए है, उसको मैंने फर्स्ट डे दिया, सेकेंड डे दिया, बच्चे के थर्ड डे वो हॉस्पिटल में जब तक है तब तक मैंने उसको दिया, तो बच्चा धीरे धीरे उसके साथ फ्रेंडली होके उसके साथ अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा। बट अगर मैं पहले दिन नर्स ए को दूँ, दूसरा दिन नर्स बी को दूँ, तीसरा दिन नर्स सी को दूँ, बच्चा क्या करेगा? अब बच्चे के लिए हर दिन एक नया इंसान आ रहा है, बच्चा क्या करेगा? हमेशा किसी की बात नहीं मानेगा और ट्रीटमेंट डिले होगा और बच्चा अच्छे से उसका प्रोग्नोसिस जो है अगर अच्छा होना भी था तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी पीडियाट्रिक नर्सिंग में प्राइमरी नर्सिंग एंड केस मैनेजमेंट को ट्रेंड में ला रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट ट्रेंड है ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जिसको हम लोग ईबीपी नर्सिंग भी बोलते हैं, ये क्या होता है? देखो नाम में ही है, प्रैक्टिसेस जिसका एविडेंस हो। ठीक है, तो ये एविडेंस हम लोग को किसके थ्रू मिलता है? रिसर्च के थ्रू मिलता है। मतलब अलग अलग रिसर्चेस बहुत सारा रिसर्च करेंगे, उसके थ्रू वो लोग रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स में से जो बेस्ट रिजल्ट होगा ना उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा ना उसको हम लोग सेलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने नर्सिंग केयर में, जिससे हम लोग क्या कर सके, सो दैट मोस्ट इफेक्टिव वे में हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट दे सके अपने पेशेंट को। इसी को हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं। ये सिर्फ पीडियाट्रिक नर्सिंग में नहीं, ये पूरे के पूरे नर्सिंग सेक्टर में ही काफ़ी आजकल बोल चाल में है। जो हम लोग कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन की बात करते रहते हैं या फिर हम लोग कंटिन्यूस रिसर्च की बात करते रहते हैं ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एविडेंस दे रहे हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड एविडेंस दे रहे हैं अपने नर्सिंग प्रैक्टिसेस को। ठीक है, सो उसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, जो बेस्ट होगा ना उसको सेलेक्ट करके अपने नर्सिंग केयर प्लान में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेंड जो है इज़ मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के ज़माने में या फिर पहले की बहुत काफ़ी ज़्यादा पहले की भी बात नहीं कर रही हूँ, पहले क्या होता था, लोगों का मिसकंसेप्शन था एक कि बच्चे जो है, बच्चों में मेंटल हेल्थ इलनेस देखने को नहीं मिलता है, बच्चे को डिप्रेशन नहीं होता है, बच्चे को एनजाइटी नहीं होता है। दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। बच्चे में ज़्यादातर एनजाइटी देखने को मिलता है, बच्चे आजकल ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। एंड जितने भी एडल्ट्स जो कि मेंटल हेल्थ इलनेस से सफ़र कर रहे हैं ना एडल्ट्स, उनका अगर हम लोग प्रॉपर एमएससी लें, अगर उनका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करें ना, तो मैक्सिमम एडल्ट्स का जो रूट कॉज होगा ना उसके डिजीज़ का, मेंटल हेल्थ डिजीज़ का जो रूट कॉज होगा ना वो उसके बचपन से ही रिलेटेड होगा। बचपन में या तो बच्चे को डिप्रेशन था या फिर एनजाइटी थी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था जिसने उसको उसका रूट कॉज बना और उसमें एडल्ट में आगे चल के वो प्रॉब्लम देखने को मिला। इसलिए मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन को भी आजकल प्रमोट किया जा रहा है, नर्सेस को एनेबल किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, सो दैट दे कैन रिकग्नाइज एनजाइटी एंड डिप्रेशन एंड ट्रॉमाज इन चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू गेट हील इनसाइड एंड आउट। ओके, नेक्स्ट इज़ योर कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड एडवांस बेस्ड प्रैक्टिसेस। तो कल्चरल कॉम्पिटेंस का मतलब तुम लोग को पता ही है कि नर्सेस, मतलब ये सिर्फ पीडियाट्रिक नर्सिंग में नहीं है, एज ए होल नर्सिंग में हम लोग को अपने पेशेंट के कल्चरल बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसके साथ ही अपने नर्सिंग केयर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है तुम लोग नर्सिंग केयर देने के चक्कर में अपने पेशेंट का क्या है, कल्चरल जो भी बिलीव्स एंड वैल्यूज़ है उसको इग्नोर कर दो। नो, इट इज़ नॉट द थिंग, इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव इशू। ये एक सेंसिटिव इशू में आता है, तो तुम लोग को अपने जो भी क्लाइंट मिल रहा है उसका कल्चरल, जो भी उसका कल्चर है, उसका जो भी कल्चरल बैकग्राउंड है उसको रेस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, 7 स्टेट से बना है ना, उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। मणिपुर वगैरह में या फिर मिज़ोरम वगैरह में जो लोग होते हैं ना, वहाँ के लोग जो होते हैं, दे यूज़ टू हैव मील द लास्ट मील बिफोर सनसेट। ओके, मतलब सनसेट से पहले वो लोग अपना डिनर कर लेते हैं, सनसेट के बाद वो कुछ खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसा अगर तुम लोग को पेशेंट मिले और तुम लोग को रात का डिनर देना हो अपने पेशेंट को, तो तुम लोग 8 बजे 9 बजे दोगे अपने पेशेंट को? नहीं ना, तुम लोग उसके कल्चरल व्यूज़ को या फिर विलीज को रेस्पेक्ट करके उसका जो लास्ट मील होगा या फिर उसका डिनर, यू विल ट्राई टू गिव इट बिफोर 6 PM और बिफोर सनसेट, राइट। तो दैट इज़ हाउ वी आर मेंटेनिंग द कल्चरल कॉम्पिटेंस।
नर्सेस को एनेबल करना कि वो सभी कल्चर्स के बारे में जाने। जब वो फर्स्ट डे जाती है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाती है, तभी उनकी कल्चर के बारे में जितना हो सके जानकारी ले और उसी के साथ अपना नर्सिंग केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करे। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, नर्सिंग केयर प्लान हमेशा अपने पेशेंट के साथ मिल के बनाना चाहिए। हम लोग के केस में बच्चा है तो बच्चे का जो पेरेंट्स होगा उससे बात करके हम लोग को नर्सिंग केयर प्लान बनाना होगा, ठीक है। एंड द लास्ट ट्रेंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टुडे इज़ ANP, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस। एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा बोलचाल में है नर्सिंग फील्ड में, जहाँ पे हम लोग को नर्स प्रैक्टिशनर्स आजकल देखने को मिल रहा है। इंडिया में हालांकि अभी भी ये डेवलपिंग स्टेट में है, बट ये फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। नर्स प्रैक्टिशनर वो नर्सेस हैं जो कि किसी भी जो उनको इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि वो डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सके, उसके लिए वो ट्रीटमेंट का प्रोसीड्योर्स कर सके या फिर प्रेस्क्रिप्शंस दे सके, एज वेल एज जो भी केयर है उसको नर्स प्रैक्टिशनर ही लीड करेगी। इसको हम लोग ANP बोलते हैं, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिसेस या फिर नर्स प्रैक्टिशनर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोलचाल में है आजकल। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही अगर तुम लोग को कोई और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि मैं उस तुम लोग को अगर किसी भी टॉपिक के बारे में क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, सो दैट आई कैन टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक थैंक यू, गुड नाइट।